नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा बिहारी, ITEF 5th सेमेस्टर की छात्रा। आज आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर दिन जो सरकारी नीतियाँ लागू होती है, उन सब के पीछे कौन सी शक्ति काम करती है? कानून बनाना एक काम है, पर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आज हम बात करेंगे सरकार के उन हिस्सों की जिसे कार्यपालिका कहते हैं। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरा शासन प्रशासन घूमता है। कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है जो नियम कायदे कानून को लागू करवाने का कार्य करते हैं। हमारी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य इसी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। भारत में कार्यपालिका सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं है। इसमें उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और हाँ, वे सभी लाखों सरकारी कर्मचारी यानी सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल हैं जो रोजाना का काम संभालते हैं। इस वीडियो में हम कार्यपालिका की संरचना को समझेंगे। यह सबसे पहले हम स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका यानी राजनीतिक कार्यपालिका के बीच में महत्वपूर्ण अंतरों को देखेंगे। हम जानेंगे कि अस्थायी कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और समय से पहले भी हटाई जा सकती है। वही स्थायी कार्यपालिका रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं और अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होते हैं। हम समझेंगे कि ये दोनों विंग कैसे मिलकर काम करते हैं और कैसे ये तय करते हैं कि देश में सुशासन हो। इसके बाद हम दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यपालिका के स्वरूप को जानेंगे। हम देखेंगे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है और फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। हम मुख्य रूप से अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदात्मक इन तीनों प्रकारों को जानेंगे और अंत में हम विशेष रूप से भारत की संसदीय कार्यपालिका पर गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियाँ क्या है, उन्हें महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है और उनके पास वोटों की शक्ति और पुनर्विचार के लिए सलाह वापस लौटाने का विशेष अधिकार क्या है। साथ ही हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की वास्तविक शक्तियाँ जानेंगे जो लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। तो अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि सरकारी फैसले कैसे लिए जाते हैं, बजट कैसे लागू होता है और आपकी भलाई के लिए योजनाएं कैसे बनती है और भारत की प्रशासनिक मशीनरी कैसी काम करती है, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। यह वीडियो आपको कार्यपालिका के हर पहलू की पूरी जानकारी देंगी। चलिए शुरू करते हैं। हमने जान लिया कि कार्यपालिका क्या है, पर अब हम समझते हैं कि यह शासन के बड़े ढांचे में कहाँ फिट होती है। सरकार के प्रमुख अंग 3 होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह तीनों अंग मिलकर शासन का कार्य करते हैं और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे संविधान के द्वारा इन तीनों अंगों में तालमेल और संतुलन बनाया जाता है। विधायिका का काम कानून बनाना है, न्यायपालिका का काम कानूनों की रक्षा करना और न्याय देना है और हमारी कार्यपालिका काम उन्हीं कानूनों को लागू करना है। यह संतुलन ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। अब हम उस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है जो नियम, कायदे और कानूनों को लागू करवाने का कार्य करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत केवल राजनीतिक नेता ही नहीं आते, बल्कि एक व्यापक समूह शामिल होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री, सरकारी कर्मचारी यानी सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। संक्षेप में, कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है, लेकिन उन कानूनों को वास्तविक रूप देने और शासन चलाने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। कार्यपालिका की परिभाषा जानने के बाद अब हम समझते हैं कि इसके प्रकार क्या है। कार्यपालिका मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित होती है। पहला है स्थायी कार्यपालिका, दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाही या सिविल सर्वेंट आते हैं। ये वे अधिकारी हैं जो अपने रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं और शासन को निरंतरता प्रदान करते हैं।
दूसरी तरफ अस्थायी कार्यपालिका को ही हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इत्यादि शामिल होते हैं। ये वह कार्यकारी समूह है जो हर 5 साल बाद चुनाव के माध्यम से बदल सकता है। अगले खंड में हम इन दोनों प्रकारों राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बीच में महत्वपूर्ण अंतरों को देखेंगे। हमने पिछले खंड में जाना कि कार्यपालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक और स्थायी। अब आइए इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर को विस्तार से समझते हैं, जो यह तय करते हैं कि हमारा शासन प्रशासन कैसे चलता है। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका की। इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। हमने हमारे चुने हुए नेता जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। इनका सबसे बड़ा अंतर है कार्यकाल। राजनीतिक कार्यपालिका 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे समय से पहले भी हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि वे लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं। दक्षता के मामले में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जरूरी नहीं कि अपने कार्यों में निपुण हों। अब बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका की, जिसे हम नौकरशाही या सिविल सर्वेंट भी कहते हैं। इसका कार्यकाल बहुत अलग होता है। ये लोग रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं, इसलिए यह एक स्थायी विंग है जो शासन को निरंतरता प्रदान करती है। कार्यकाल के साथ साथ इसकी सब बड़ी पहचान है इसकी दक्षता। ये अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होते हैं। इसके दोनों का अंतर उसकी भूमिका में भी स्पष्ट होता है। राजनीतिक कार्यपालिका नीतियाँ बनाती है और राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही अपनी दक्षता और निपुणता के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करती है। संक्षेप में, राजनीतिक कार्यपालिका जनता के जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है और शासन की दिशा तय करती है। वहीं स्थायी कार्यपालिका वह प्रशासनिक पेशेवर और तटस्थ मशीनरी है जो देश के जटिल प्रशासन को हर दिन चलाती है। ये दोनों विंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसका तालमेल ही किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता की कुंजी है। हमने अब तक कार्यपालिका के प्रकार और अंतर को समझा, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सभी में एक जैसी कार्यपालिका नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों से बिल्कुल अलग होंगे। कार्यपालिका के इस स्वरूप को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इस व्यवस्था में शक्तियाँ सीधे राष्ट्रपति के पास होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका, जहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। यहाँ राष्ट्रपति देश का और सरकार का दोनों का प्रमुख होता है। अगला है संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक कार्यपालिका वह है जहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है और विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इस व्यवस्था के कुछ उदाहरण देखिए। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जहाँ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जापान और संसदीय व्यवस्था, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इटली में राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में राष्ट्रपति देश का नाममात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, यह एक मिश्रित व्यवस्था है जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। रूस में भी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जहां राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। यह विविधता हमें दिखाती है कि हर देश ने अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार कार्यपालिका का चयन किया है। विभिन्न देशों के उदाहरण देखने के बाद अब हम कार्यपालिका के 3 मुख्य प्रकारों को संक्षेप में परिभाषित करते हैं। तो पहला है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वह है जहां राष्ट्रपति
देश का और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। सारी शक्तियां मुख्य कार्यकारी यानी राष्ट्रपति के पास केंद्रित होती है। इसका उदाहरण हमने अमेरिका में देखा। दूसरा है संसदात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक व्यवस्था में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। भारत, जापान और जर्मनी इसी व्यवस्था का पालन करते हैं। अगला है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। यह दोनों का मिश्रण है। इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। फ्रांस और रूस इस प्रणाली का पालन करते हैं। यह वर्गीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग देशों में सरकार को चलाने की शक्ति कैसे विभाजित और नियंत्रित होती है। विभिन्न प्रकार की कार्यपालिकाओं को जानने के बाद अब हम अपने देश भारत की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव से हमने सीखा कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। हमारे संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जो भारत की जनता को अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती थी और उसे शक्तियों का स्रोत मानती थी। संविधान निर्माताओं को यह डर था कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। इसीलिए वे एक ऐसी सरकार चाहते थे जिससे एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हो। यही कारण है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है और अनौपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायिकी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होते हैं और वे ही वास्तविक कार्यकारी है। अधिकतम मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण विशेषाधिकार भी होते हैं। सबसे पहले उन्हें सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उन्हें दे। दूसरा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। हालांकि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तीसरा, राष्ट्रपति के पास वोटों की शक्ति होती है जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। और अंत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन जब चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार बना सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। वह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो देते हैं तो वह अपना पद भी खो देते हैं। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या है? उसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है, उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो और वह भारत का नागरिक हो। यदि वह प्रधानमंत्री बनने के समय संसद का सदस्य ना हो तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बहुत व्यापक है। पहला है, वह मंत्रालयों
का आवंटन करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है। तीसरा है वह विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करता है। चौथा है वह राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का कार्य करता है। अगला है उसके पास मीडिया तक पहुंच होती है। वह मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकता है और विदेश यात्राएं तथा संधियां करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। शासन में कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही का एक विशाल संगठित सम्मिलित होता है। नौकरशाही यानी स्थायी कार्यपालिका सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारियों का समूह है। यह अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपेक्षा यह है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। राज्यों में भी कार्यपालिका का स्वरूप लगभग ऐसा ही है। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जिसे राष्ट्रपति केंद्र की सलाह पर नियुक्त करता है। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत बदल गया है और ये काफी जटिल हो गया है। इसमें आखिर भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूपों से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है। अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा शामिल है। अगला है केंद्रीय सेवाएं, जैसे भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा। अगला है प्रांतीय सेवाएं, जैसे प्रांतीय सिविल सेवा। यह कुशल नौकरशाही ही देश के प्रशासन को निरंतरता और स्थिरता प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी हमारे देश की शासन की रीढ़ कार्यपालिका की पूरी यात्रा। मुझे उम्मीद है कि अब आप कार्यपालिका को केवल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं समझते होंगे। आइए 1 मिनट में सब कुछ याद कर ले। हमने सबसे पहले जाना कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर हमने देखा कि कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है और इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और लाखों सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। हमने यह भी समझा कि कार्यपालिका दोहरी है, एक राजनीतिक कार्यपालिका जो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही जो रिटायरमेंट तक काम करती है और अपने कार्यों में दक्ष होती है। हमने दुनिया की सैर भी की और जाना कि कार्यपालिका संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक हो सकती है। और अंत में हमने यह जाना कि भारत ने एक ऐसी संसदीय कार्यपालिका को क्यों चुना जो जनता के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। हमने राष्ट्रपति के औपचारिक प्रधान होने, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होने और नौकरशाही के प्रशासन को स्थिरता देने की भूमिकाओं को भी जाना। यह ज्ञान आपको एक जागरूक नागरिक बनाता है। अगली बार जब आप किसी सरकारी योजना या अधिकारी को देखें तो आपको पता होगा कि वे किसी बड़ी मिशनरी का हिस्सा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।